गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। ओके, आई एम ऑल्सो फाइन। डियर स्टूडेंट, आई एम महेश दास महंत, English teacher. Today I will explain your CBSE second term class 10th sample paper with solution which was declared by CBSE office. So dear students, please pay attention and remains the see whole video to understand it carefully. Okay, so it's too long. Okay, so I will tell you only exercise question answers to understand for your better understanding. Okay, so at first we will go the question answer. Okay, so let's go. Yes, the first question is you can see here. Okay, what does the writer mean by calling handicrafts a value tradition? Okay, you can see the answer of this question in paragraph first. Okay, so again I do not go to the paragraph because it's too long. Okay, so I make the answer in here detail. इसमें डियर बच्चों इसमें बताया गया है कि हैंडीक्राफ्ट्स जो हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स मीन्स द हस्तशिल्प which was made by own hands, okay, by men or women. उसको वैल्यू ट्रेडिशन मीन्स होता है मूल्यवान धरोहर या मूल्यवान, उसको हम परंपरा या मूल्यवान ट्रेडिशन बोल सकते हैं। उसको राइटर ने हैंडीक्राफ्ट्स को वैल्यू ट्रेडिशन या मूल्यवान परंपरा क्यों बोला है? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन सी हियर आंसर हियर। वैल्यूड, ओके, वैल्यूड मीन्स showcase talents that are associate with artisans, lifestyle and history. It means and tradition means represents rich our artistic culture, heritage and tradition. Here dear students, and we can see here detail answer. Okay, detail answer we can see here. The writer calls handicraft a valued tradition as it shows the talent of the artisans and represent their rich artistic culture, lifestyle, heritage and tradition. Okay, dear students, and I can explain this answer in Hindi also. Okay, so please remain. यहाँ पर बेटा valued means मूल्यवान. Okay, showcase means talents means when we show our skill. Okay, अपनी प्रतिभाओं से के बारे में इसमें बताया गया है. Okay, जो उसका रिप्रेजेंट करता है, लाइफ स्टाइल को, हिस्ट्री को उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि वेरी वैल्यूड हो, मतलब मूल्यवान, कीमती हो, कॉस्टली हो. अंडरस्टूड? एंड ट्रेडिशन मीन्स हियर रिप्रेजेंट रिच आर्टिस्टिक कल्चर, मीन्स वेल्दी कलात्मक संस्कृति. ओके, इसे हम जो बताएगा उसको मतलब ये रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशन. ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लेखक हैंडीक्राफ्ट्स को एक वैल्यूड ट्रेडिशन मतलब कहा है, क्योंकि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हमारे आर्टिसंस कलाकार हैं, जो उसको अपना प्रतिभा दिखाते हैं, अपना जो शो दिखाते हैं. ओके, तो उनकी समृद्ध या उनको रिच आर्टिस्टिक शैली, विरासत या उनके जो परंपरा है, उनका जो ट्रेडिशन है, ओके, के चलते उनको जो है वैल्यू ट्रेडिशन कहा गया है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? I hope you will best understand.
Okay, and now we'll see another questions, question number second, so don't go away. Okay, question number, this is the section A question, and we will see section question B. Okay, in question B we see what the question B said. Okay, in question B इसमें ये बताया गया है, rewrite the following sentence by replacing the underlined phrase with a words that means the same from lines 5 to 15. Dear students, इसमें ये बताया गया है कि हम क्या करेंगे, सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे, क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे और उनको हम रिप्लेस करेंगे निम्नलिखित को फिर से, जिनका अर्थ पंक्तियों में पैराग्राफ नंबर 5 to 15 में है. ओके, सो यहाँ हम देखेंगे क्या क्या है, देखते हैं. इफ इट कंटिन्यूज द वर्क प्लस वेकेशन ट्रेंड विल बी ए पावरफुल बूस्ट. ए डोमेस्टिक tourism operations failing to make progress in the economic slumps caused due to the pandemic. Okay, these are the answers, and now we will see here the answer. Okay, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि इफ इट इज कंटिन्यूस, यदि कुछ भी जारी रहता है. ओके, जो वर्क वेकेशन ट्रेंड विल बी पावरफुल बूस्ट, मतलब जो महामारी के कारण हुई थी आर्थिक मंदी. ओके, तो उनके प्रगति करने में जो हमारा मतलब जो अनसक्सेसफुल रहा है, तो उसमें घरेलू पर्यटन ऑपरेटरों के कार्यस्थल काम या छुट्टी की प्रवृत्ति और उनको जो कि शक्तिशाली को बढ़ावा देता है. ओके, सो इसका हम आंसर देखते हैं. Here you can see here. Okay, if it is continues, the work vacation trend will be a powerful boost to domestic tourism operators languishing in the economic slumps caused due to the pandemic. यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि यह जारी रहता है तो हम पैंडेमिक के कारण भी आर्थिक मंदी से जूझ रहे घरेलू पर्यटन संचालकों के कार्य या उनके अवकाश की प्रवृत्ति पर हमें एक शक्तिशाली बढ़ावा हम दे सकते हैं. इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर करते हैं. जैसे इफ इट कंटिन्यूज द वर्केशन ट्रेंड विल बी ए पावरफुल बूस्ट टू डोमेस्टिक टूरिज्म ऑपरेटर्स failing to make progress in the economic slums caused due to the pandemic. I hope you will understand. Okay, so dear students, यदि यह जारी रहता है तो महामारी के कारण हुई आर्थिक मंदी में प्रगति करने में विफल रहने वाले घरेलू पर्यटनों या ऑपरेटरों के लिए कार्यस्थल काम की छुट्टी के बारे में जो है उनके प्रवृत्ति को शक्तिशाली मतलब बढ़ावा देता है. ओके, एंड नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन. ओके, सो इन क्वेश्चन सी वी कैन सी हियर what the question 3 says. State any two reasons why artisans are choosing the work via machines rather than handicrafts tools. Paragraph 1. Okay, paragraph 1. Dear students, इसमें ये बोला गया है कि यदि कोई भी 2 रीजन्स आपको बताना है कि क्यों कारीगर दस्तकारी उपकरणों के बजाय मशीनों के माध्यम से
काम करना पसंद कर रहे हैं। गॉट इट? अंडरस्टूड? ओके, आंसर है, you can see here highlights. What are the answer? First is saves labor, reduce drudgery, increase production, finance and efficiency. आपको समझ में आ गया होगा? you have understood? Okay, we can see here detailed answer. Okay, artisans choose to work via machines as they can now accomplish difficult and demanding tasks relatively easily. The machine saves them time and labor, reduce drudgery and increase production. Besides, the machines sometimes give a better finance to these products. तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, मशीनों के माध्यम से काम करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें समय कम लगता है। ओके, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अंडरस्टूड? और मेहनत कम लगता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और कॉस्ट उसका कम होता है। ये सब बहुत सारे जो मतलब यहाँ पर इसके विकल्प बताया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, एंड नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट द क्वेश्चन नंबर डी सेज। ओके, सो लेट्स रीड। Why do the artisans need to be lured with incentives to import handicrafts training? Paragraph 1. You can see the answer of paragraph 1. यहाँ पर यह बताया गया है कि जो हमारा जो हस्तशिल्प है, ओके, तो उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग देने का या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कारीगरों को प्रोत्साहन के लालच की आवश्यकता क्यों है? मतलब हम क्यों उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं या कुछ लालच दे रहे हैं कि आप ये ट्रेनिंग करो? गॉट इट? सो द आंसर इज बिकॉज इफ आर्टिसंस import ट्रेनिंग टू mass work producers, they run the risk of losing their traditional livelihood to them and hence need to be tempted via benefits to reward to do so. Detailed explanation. Though importing trainings to mass bulk producers runs the risk of losing their traditional livelihood, artisans have to be lured with incentives to provide handicrafts training and keep the custom alive. यहाँ पर इसका मतलब यह हो गया कि यदि कारीगर जो है बड़े पैमाने पर, बिग स्केल पर जो है थोक उत्पादकों को या जो प्रोड्यूसरों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते हैं या प्रदान करते हैं, तो वो अपने प्रारंभिक जो उनका जो ट्रेडिशनल जो आजीविका है उनके लिवलीहुड को खोने का जोखिम उठाते हैं। ओके, सो इसलिए ऐसा करने में उनको लाभ या पुरस्कार के माध्यम से लुभाने की आवश्यकता की जाती है। हमें एक दूसरी बात ये बताना चाहेंगे कि हालांकि बड़े पैमाने पर थोक उत्पादकों को ट्रेनिंग देने के लिए जो है प्रारंभिक आजीविका खोने का जोखिम तो होता है, लेकिन हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रदान करने और उनको प्रथा जीवित रखने के लिए कारीगरों को प्रोत्साहन देना, लालच देना जरूरी है, ये उनको पड़ता है। अंडरस्टूड? आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन डी, and now we'll see another question E. Okay, so remains take the video. Okay, dear students, इसमें ये बताया गया है कि
first we see the read the questions. Okay, list one likely impact of the support of government and private sectors toward the culture of making handicrafts. पैराग्राफ 1. ठीक है, इस क्वेश्चन में यह बताया गया है कि हस्तशिल्प की संस्कृति के प्रति गवर्नमेंट या निजी सेक्टर समर्थन के संभावित प्रभावों को सूची बनाए. सो विल सी आंसर. देखो, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस एंड पब्लिक सपोर्ट फॉर द आर्टिसंस एंड देयर वर्क. More artisans would be incentivized to continue their tradition. Artisans would their professional seeking better livelihood. Okay, we can see detailed answer. Okay, so you can see detailed answer. Detailed answer is government and private sectors have been discreetly creating support and public awareness to support the artisans and their work. This way, artisans would be incentivized to continue with their professional and traditional, wouldn't change their professions seeking better livelihoods. यहाँ पर किसी कहने का मीनिंग्स मतलब ये हो गया कि कारीगरों को उनके काम के प्रति जागरूकता और उनके प्रति समर्थन पैदा करने के लिए, सपोर्ट पैदा करने के लिए अधिक कारीगरों को उनका जो आर्टिसंस उनको उनकी परंपराओं को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और बेहतर आजीविका की तलाश में कारीगर को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा और बेहतर आजीविका के तलाश में कारीगरों को नहीं बदला जाएगा. Understood? Got it? I hope you will be understood. Now we'll see another question. Question number F. Okay, so let's see question F. तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन हम रीड करते हैं. ओके, सो विल रीड. हाउ डज द राइटर जस्टिफाई एन आर्टिस्ट एक्ट ऑफ abandoning his traditional craft for a moral lucrative options. पैराग्राफ 1. इसमें यह बताया गया है कि लेखक एक कलाकार के अधिक आकर्षक विकल्प के लिए अपने पारंपरिक शिल्प को छोड़ने के लिए कृत को कैसे सही ठहराता है. ओके, वी कैन सी हियर डिटेल आंसर. To justify the artisan's act of abandoning his or traditional craft for a more lucrative option, to the writer puts up the argument that the artisans cannot be exposed to continue their professions if it is not profitable, even though the लॉस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट इज डिस्टर्बिंग. इसका मीनिंग्स यह हो गया कि अधिक आकर्षक विकल्प के लिए अपने जो ट्रेडिशनल शिल्प को छोड़ने के लिए कारीगरों के कार्य को सही ठहराने के लिए लेखक यह तर्क देता है कि कारीगरों से अपने पेशे को जारी रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती, भले ही यह लाभदायक न हो, भले ही पारंपरिक शिल्प के नुकसान परेशान करने वाला हो. अंडरस्टूड? आई होप यू विल बी अंडरस्टूड. ओके, एंड नाउ यहाँ पर जो है एक्सरसाइज जो पैसेज फर्स्ट है कंप्लीट होता है. ओके, एंड नाउ विल सी पैसेज सेकेंड्स एंड विल सी क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्ट. ओके, सो this is the passage second. We go to the passage question answer. Okay, so the first question is here is the questions. Okay,
यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, रीड करते हैं। क्या करते हैं, रीड करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। वाई डज द रिसर्चर्स कॉल पॉल्यूशन द फ्लिप साइड ऑफ फेस्टिवल्स, पैराग्राफ 1। ओके, सो इसमें यह बताया गया कि शोधकर्ता प्रदूषण को त्योहारों का दूसरा पक्ष क्यों कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में तर्क जो है हमें, चूंकि समय कम है, ओके, सो हम केवल डिटेल आंसर पर जाएंगे। ओके, तो डिटेल आंसर इसका यह है कि अनफॉर्चुनेटली फेस्टिवल्स एंड पॉल्यूशन गो हैंड टू हैंड। ओके, दो फेस्टिवल्स are all about celebrations and fun and laughter. Today it is an many traumatizing the Mother Earth with the litter left after celebration. Festivals and pollutions are two sides of the same coin. Okay, where the latter is on iron reality. Okay, so dear students, यह इसमें बताया गया है कि दुर्भाग्य से त्यौहार और प्रदूषण साथ साथ चलते हैं। हालांकि त्यौहार सभी उत्सव, मस्ती और हंसी के बारे में है, और यह कई मायनों में उत्सव के बाद छोड़े गए कूड़े से धरती माँ को आघात पहुंचा रहा है। त्यौहार और पोल्यूशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां बाद वाला एक उपेक्षित वास्तविकता है, रियलिटी है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन सेकेंड बी। ओके, व्हाट द क्वेश्चन बी सेज। ओके, comment on the significance of the second objective of study and reference to lines. Okay, page number lines 7 to 12, पैराग्राफ नंबर 1। ओके, मतलब इसमें 7 से लेकर 12 के संदर्भ पे, लाइन्स में, संदर्भ में, रेफरेंस में अध्ययन दूसरे उद्देश्य के महत्व पर टिप्पणी करें बताया गया है। ठीक है, तो इसका हम विस्तार से आंसर जो है वी कैन सी, आंसर देख लेते हैं। ओके, डिटेल एक्सप्लेनेशन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशंस टू ब्रिंग अवेयरनेस about celebrating festivals without harming the ecology, to understand and focus on what needs to be corrected and what needs to be avoided. Okay, and then give the solutions for the problems focused on in the research. इसमें यह बताया गया है कि दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है सॉल्यूशन, समाधान तलाशना, सर्च करना। जो हमारा इकोलॉजी है को नुकसान पहुंचाए बिना त्योहारों को मनाने के बारे में हमें जो अवेयरनेस लाना चाहिए, क्या सुधार करने की ज़रूरत है और क्या टालने की ज़रूरत है, इस पर हमको समझने के लिए या ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से शोध में केंद्रित समस्या का समाधान देना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? Okay, and now we'll see another questions. Question number C. Let's see, read question number C. Okay, इसमें justify the researchers' recommendation for limiting the drastic impact of festival pollution on the environment with reference to lines 16 to 21। इसमें यह बोला गया है कि पंक्तियाँ या लाइंस जिसमें 16 से 21 तक के संदर्भ में पर्यावरण, त्योहारों और प्रदूषण के भारी प्रभाव को सीमित करने के लिए शोधकर्ताओं के सिफारिश को सही ठहराएं, पैराग्राफ 1 में। ठीक है,
तो इसका आंसर हम डिटेल से देखते हैं। ओके, डिटेल से देख लेते हैं। वी सी द आंसर इन डिटेल। ओके, रिसर्चर्स रिकमेंडेड strict rules to limit the drastic impact of the festival pollution. Government should resort to strict rules instead of total ban, because people do not conform to banning and tend to oppose it. So also banning does put the people under some restrictions and gives too much needed freedom. यहाँ पर ये बोला गया है कि शोधकर्ता जो होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, उनको ये सलाह दिया जाता है कि त्योहारों के प्रदूषण के भारी प्रभाव को सीमित करने के लिए, कम करने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। सरकार को पूर्ण रूप से प्रतिबंध के बजाय सख्त नियमों का पालन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि लोग प्रतिबंध के अनुरूप नहीं हैं और उनका विरोध करते हैं। इसी तरह प्रतिबंध लोगों को कुछ प्रतिबंधों के अधीन करता है, लेकिन बहुत आवश्यक स्वतंत्रता देता है। ओके, अंडरस्टूड? आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। एंड नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर डी। Okay, so let's see question number D. What question number D says? Okay, why do the researchers feel that environment groups and eco clubs are fighting a losing battle in given scenario? मीन्स यहाँ पर ये बताया गया है कि शोधकर्ताओं को, ऐसे रिसर्चर्स को ऐसा क्यों लगता है कि पर्यावरण समूह और इको क्लब दिए गए परिदृश्य में एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर हम देखते डिटेल को देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। इन द स्टडी द एनवायरमेंट groups and eco clubs aren't succeeding in their battle against pollution because of unregulated disposal of plastics, garbage, dumping, city traffic issues, and all sorts of ecological degradation that happens during the festival season. The needs of the hour is to sanitize the masses and increase the awareness on celebrating the festivals in eco-friendly manner. मीन्स यहाँ पर यह बताया गया है कि स्टडी अध्ययन में पर्यावरण, हमारा जो इको सिस्टम है, समूह और इको क्लब प्लास्टिक के अनियंत्रित निपदान, कचरा डंपिंग, सिटी के यातायात के मुद्दों पर और त्योहारों के मौसम में होने वाले सभी प्रकार के पारिस्थितिक या इकोसिस्टम क्षरण के लिए प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में असफल नहीं हो रहे हैं। और समय की मांग है कि जनता को जागरूक किया जाए और त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने के लिए बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। ओके, I hope you understood. Okay, and so we will see another question number E. So let's see question number E what says. Okay, question number E में क्या बोला गया है? Even though a larger number of the people say no to bursting crackers than those who say yes, festival pollution persist. How does evidence from table support this statement? Dear students, इसमें ये बोला गया है, हालांकि कहने वालों की तुलना में बड़ी संख्या में लोग पटाखे फोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, त्यौहार प्रदूषण बना रहता है, तो इसके बारे में हमको समर्थन बोलना है।
तो सबसे पहले हम डिटेल आंसर पर आ जाते हैं। ओके, सो लेट्स सी आंसर इन डिटेल। ओके, आंसर डिटेल में बोला गया है, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपुल approximately 72% abuse environmental resources to celebrate festivals. In spite of a large number of people saying no to crackers, pollutions persist as a high percentage of people, 82%, use crackers to celebrate festival in order to live, okay, of lived up to the expectation of their social status. It adds to festival pollution. मतलब ये इसमें ये बताया गया है कि लोगों का जो 72% है, लोगों का मानना है त्योहारों को मनाने के लिए पर्यावरण संसाधनों का दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है। बड़ी संख्या में लोग पटाखे को ना कहने के बावजूद भी प्रदूषण बंद रहता है जलाते हैं, क्योंकि उच्च प्रतिशत लोग जो है 82% लोग अपनी सामाजिक स्थिति की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए त्योहारों को मनाने के लिए पटाखों का उपयोग करते हैं। यह त्यौहार प्रदूषण में इंक्रीज होता है, जोड़ता है। अंडरस्टूड? आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। ओके, अब हम क्वेश्चन देखेंगे एफ। व्हिच क्वेश्चन विल सी? क्वेश्चन नंबर एफ। व्हाट क्वेश्चन एफ सेज? Okay, so let's read. What purpose the can't say column solves in questionnaire table 1 paragraph 1. So the detailed answer is, इसमें ये बोला गया है कि जो तालिका जो हमारा टेबल 1 है कह नहीं सकता कॉलम किस उद्देश्य की तरफ जो है इंडिकेट करता है, के लिए काम करने के लिए बोलता है। ओके, तो इसका आंसर है, other than the obvious yes and no, column can't say allows the respondents to choose not to express their opinion in something and they are uninterested, in lack of clarity on the topic and doesn't wish to respond. ओके, इसमें ये बोला गया है कि स्पष्ट क्लियर रूप से हाँ या नहीं कॉलम के अलावा कह नहीं सकता उत्तरदाताओं को किसी ऐसी चीज़ पर अपनी राय व्यक्त न करने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है जिसमें रुचि नहीं रखते, विषय पर स्पष्टता की कमी है या प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट वील सी नेक्स्ट अटेम्प्ट any one from section A and B. Study the concept short from the self-help magazine section. Okay, so and monthly publication. Dear students, यहाँ पर क्या करना है, A और B में किसी में से एक का प्रयास करें। ओके, आपको प्रयास करना है और मासिक प्रकाशन जो मंथली हमारा पब्लिक प्रकाशन के स्वयं सहायता मासिक अनुभाग से अवधारणा का चार्ट का अध्ययन करें। ओके, सो वी सी, ओके, सो और उसमें ये बोला गया है, राइट ए पैराग्राफ in not more than 120 words analyzing the listed responses to the situations when one faces setbacks. Paragraph 5. Okay, so the answer is, इसमें ये बताया गया है कि हमको कोई पैराग्राफ करना है। ओके, जब कोई व्यक्ति असफलताओं का सामना करता है तो उस स्थिति के लिए एक सूचीबद्ध प्रक्रिया का विश्लेषण करें और 120 शब्दों से अधिक नहीं में एक पैराग्राफ लिखें। ओके, सो द इसका आंसर है, डिटेल्स आंसर इज दियर। ओके, सो लेट्स सी डिटेल्स आंसर हियर। ओके,
Setbacks often have leads us to feelings of disappointing and may even lead to a quiet depression. There are two ways to handle any setbacks, one for better, healthy, and other for worse. Unhealthy when that we take setbacks in a healthy way, we learn from it and let go for emotions inside. The optimistic approach provides an ability to feel, reflect, and align. In other words, we absorb the patterns of the setbacks, especially assess the difficulty of work and possibility of future success by doing the work. Okay, in particular, the person reaches a healing state to transform anxiety, sending away bitter life experience that are the results of not meeting some particular expectation. On the contrary, a negative approach to setbacks gives rise to feeling of inadequacy and incompetency, and affected persons is unable to accept situation. It leads to a various cycles, undesirable feelings, and a person becomes victim to self criticism and self doubt as opposed, okay, to a person with a positive response to setbacks. The victims even resort the blaming of others, sees everything is a danger and threat. So it is imperative to channelize the thoughts in the right direction and avoid anger, anxiety, and depression. A healthy response to setbacks must be seen as a learning opportunity, though it may require some time and efforts. डिस्टेंस आई होप यू विल बी, इसका एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा हिंदी में, काफ़ी लंबा है. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड. ओके, सो विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी. ओके, क्वेश्चन नंबर बी. यूर समीरा, okay, you are Samira, okay. So Javeri, class 10th, Vadodara, Gujarat. You came across to the following information on a local library notice. okay, तो आप समीना हो, जावेरी हो, 10वीं कक्षा में पढ़ते हो बड़ोदरा गुजरात में. स्थानीय पुस्तकालय के नोटिस बोर्ड पर आपको निम्नलिखित जानकारी मिलती है. क्या क्या जानकारी मिलती है? ओके, सो यू यूज टू बी पार्टिसिपेट बट रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन. राइट ए लेटर टू टीन टोगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड इन अबाउट 120 words, inquiring about rules, scholarship, deals and deadlines. Also inquire about specifications for solo or group entries. Paragraph 5. So answer, you can see detailed answer of this. okay, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है समीरा, जवेरी, क्लास 10, बड़ौदा गुजरात, 20 जून, या कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आप डेट डाल सकते हैं. यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे द मैनेजर, टीन टोगे गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके, 370 बिल्डिंग्स, ग्लोबल, मुंबई. ओके, subject seeking information about board game competition. Dear sir, ma'am, I came across to your advertisement on the notice board of a local library. I wish to participate in the board game competition. I need to participate in the competition but need some more information regarding the competition. Kindly provide me the following details. okay, found details क्या है? एज लिमिट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, टॉपिक नेम, थीम, स्कॉलरशिप डिटेल्स. ओके, और द एंट्रीज और सोलो ग्रुप. and also kindly provide the above details as soon as possible so that I can apply for the same. Thanking you, yours sincerely, Samira Javedi. Understood? I hope you will be understood. okay, and now we'll see question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 सेज, द फॉलोइंग प्रोग्राम्स हैज नॉट बीन edited, there is one error in each. Okay, unidentify unidentify the errors and write its correction against the correct blank number. Remember the underlines correction the first one has done for you. इसमें ये बताया गया है कि आपको जो पैराग्राफ दिए गए संपादित किया गया उसमें एक इवन में एक त्रुटि है, एक एरर है. ओके, त्रुटि है, एरर है, तो उसको आपको पहचानना है, उसको सही रिक्त संख्या में एक सामने उनको सुधार कर आपको लिखना है. सबसे पहले ये आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है. ओके, सो सी द क्वेश्चंस, नाउ विल सी हियर आंसर. ओके, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर. सबसे पहले हम एरर करेक्शन में जाते हैं, आंसर देख लेते हैं. ओके, एरर क्या है? तो इसमें लर्न, तो करेक्शन क्या होगा? लर्न होगा. ओके, स्टूडेंट वाज ऑल. इसका हम अभी एक्सप्लेन, इसमें गलती है वो कहाँ पर क्या मिस्टेक है, हम चलो देखते हैं. ओके, सो the sentence is present perfect tense and we use third form of the verb was with has have. So learn is not the correct word, we use learnt. What should we use here? Learnt. Understood? A number. Second number, the sentence is present tense and there is no sense of advice or suggestion. So should is the wrong word, we will use won't or don't. Understood? Number C, the complete extract is in present tense, so was is the wrong word and in the correct word is. Got it? D, if we understand the sense of all the sentence, we will know the right word is some or many at all. Understood? I hope you will be understood. Okay, so now we'll see question number 5. Okay, question 5 what says, read the conversations between a teacher and a students and complete the passage that follows. इसमें बताया गया है कि एक शिक्षक और छात्र के बीच की बातचीत को यहाँ पर दर्शाया गया है, तो उस गद्यांश को आपको पूरा करना है. ओके, तो इस गद्यांश को ज़्यादा इजी ही है, आप पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके, so we'll see another exercise because this is too long. Okay, so we can see here literature, section C, literature. You have to choose any 6 questions in 30 to 40 words in each. Okay, so dear students, इसमें आपको 30 से 40 जो है वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है. ओके, what is the significance of the Buddha's request for a handful of mustard seeds and additions of a condition? इसमें ये बताया गया है कि मुट्ठी भर सरसों के लिए बुद्ध के अनुरोध पर उसमें से एक शर्त जोड़ने का क्या महत्व है. ओके, सबसे पहले मैं इसका डिटेल आंसर आपको बता दे रहा हूँ. ओके, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इन हिंदी. Kisa Gautami came to Buddha asking him to bring back his dead son to life. Buddha asked her to go to the village
and bring some mustard seeds from a house where no death had been occurred. The conditions held a significant meanings that is universal. One who is born is sure to die. It was only after that Kissa Gautami realized her folly and came to terms with the will of God. Understood? Now we'll see next question. डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. आई होप आपको ये अंडरस्टूड समझ में आ गया होगा. यदि आप भी चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपको नेक्स्ट का कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था सैम्पल पेपर के लिए, मैं अगला सैम्पल पेपर भी बहुत जल्दी मतलब नेक्स्ट डे डालूँगा. उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें. ओके, और कमेंट जरूर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर लिखें. ओके, आपको कैसा वीडियो पसंद चाहिए. ओके, तब तक के लिए थैंक यू. हैव ए नाइस डे. हेलो, गुड आफ्टरनून. कैसे हैं आप? टुडे वी विल स्टडी योर सैम्पल पेपर second semester. Okay, in this video we will see only literature section C, okay, which was 20 marks. So please pay attention and understand this section C, literature section. Okay, question number 6. So पिछले वीडियो में मैंने सैम्पल पेपर के बारे में सेक्शन ए बी अच्छी तरह से बताया था. आज हम देखेंगे सेक्शन सी, साहित्य सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन. ओके, तो फर्स्ट इसमें वी विल रीड द क्वेश्चंस एंड वी विल एक्सप्लेन आंसर्स. ओके, प्लीज लर्न and keep watching the whole video. This video will be very informative for all of you. Okay, so question number 6 is, okay, you have to choose answer in 6 questions in 30 to 40 words in each. Okay, each question have 2 marks. How many marks? 2 marks. Okay, इस सेक्शन में क्वेश्चन ए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुद्धास रिक्वेस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड द हैंड एडिशन ऑफ ए कंडीशन टू इट. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मुट्ठी भर सरसों के लिए बुद्ध के अनुरोध और उसमें एक शर्त जोड़ने का क्या महत्व है. ओके, तो इसका आंसर हम डिटेल में समझते हैं. ओके, आंसर डिटेल. किसा गौतमी came to Buddha asking him to bring back his dead son to life. Buddha asked her to go to the village and bring some mustard seeds from a house where no death had been occurred. The condition held a significant meaning that death is universal. One who is born is sure to die. It was only after that Kissa Gautami realized her folly and came to terms with the will of God. Dear students, इसमें गौतम बुद्ध ने यह समझाया है कि किस्सा गौतमी बुद्ध के पास आए
और उनसे अपने मृत पुत्र को जीवित करने के लिए कहा। बुद्ध ने उसे अपने गांव जाने के लिए कहा और उस घर से कुछ सरसों के बीज लाने के लिए कहा जहां से कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी। इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अर्थ यह भी था कि मृत्यु एक यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद ही किसा गौतमी को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह भगवान की इच्छा के साथ आई। Dear students, this is the answer for these questions. And now we will read question number 2B. Okay, so just pay attention. Justify how animals by Walt Whitman is a criticism of mankind and its ways. Dear students, इसमें यह पूछा गया है कि वॉल्ट हिटमैन्स एनिमल्स मानव जाति और उनके तरीकों की आलोचना का औचित्य साबित करना है यहाँ पर। ओके, सो इसका आंसर हम देखते हैं इन डिटेल। द पोएट्स एप्रिशिएट्स द वर्चूज एनिमल्स possess and that they were once human virtues, but now the human beings have forgotten all virtues and have become the virtues victims to innumerable vices such as ego, hypocrisy, hatred, materialism, greed, show off, dissatisfaction, etc. For all these reasons, the poet wishes to live with animals. Dear students, इसका मीनिंग पूरा ये हुआ कि कभी उन गुणों की सराहना करना चाहता है, उन गुणों को अप्रिशिएट करना चाहता है जो जानवरों के पास होते हैं, और वे सभी मानवीय गुण होते हैं। लेकिन अब मनुष्य सभी गुणों को भूल गया है और अहंकार, पाखंड, घृणा, भौतिकवाद, लालच, दिखावा, असंतोष आदि असंख्य दोषों का शिकार हो गया है। इन सभी कारणों से कवि जानवरों के साथ रहना चाहता है। आई थिंक you have understood, and now we'll see question number C, third. Okay, question number C is comment on the tone of the speaker when she says, "Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda?" ओके, तो इसमें ये बोला गया है कि स्पीकर के स्वर पर टिप्पणी करें। जब वह कहती है कि क्या आप कृपया मुझे देखेंगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमांडा। ओके, सो वी सी डिटेल आंसर। ओके, द स्पीकर साउंड्स एक्सपर्टेड, irritated, frustrated, and annoyed while speaking to the little girl Amanda. Amanda was fed of constant rebukes and questioning and doesn't want to answer or pay attention to the speaker. Dear students, इसमें ये बताया गया है कि छोटी सी लड़की अमांडा से बात करते समय वक्ता या स्पीकर उत्तेजित, चिढ़, निराश और नाराज होने लगता है। अमांडा लगातार फटकार और सवालों से तंग कर चुकी थी और स्पीकर का जवाब या ध्यान नहीं देना चाहती थी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सी, एंड नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर डी। ओके, question number D is
A ballad includes the telling of a tale as well as a surprise ending using evidence from the poem. Explain how these features are included in the tale of Custard the Dragon. डियर स्टूडेंट्स, इसका डिटेल आंसर है ए बैल्स is a story in a poem from where there is a main characters and other supporting characters as well. It follows all the elements of a story like setting, characters, rising action, climax and resolution. The poem is about a dragon who was considered coward by Verinda and other pets, but at the end it was Custard who saved everyone from the pirate. Dear students, इसमें ये बताया गया है कि एक गाथा गीत एक कविता के रूप में एक कहानी है जहाँ एक मुख्य पात्र और अन्य सहायक पात्र भी कैरेक्टर्स भी होते हैं। यह कहानी के सभी तत्वों जैसे सेटिंग, चरित्र, बढ़ती कार्रवाई, चरमोत्कर्ष और संकल्प का अनुसरण करता है। कविता एक अजगर के बारे में है जिसे बेलिंडा और अन्य पालतू जानवरों द्वारा कायर माना जाता था, लेकिन अंत में यह कस्टर्ड था जिसने सभी को समुद्री डाकू से बचाया। ओके, एंड नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई इज ओके, which two issues about himself convinced Lomau of his decision to get married? ओके, यहाँ ये बोला गया है कि अपने बारे में किन दो मुद्दों ने लोमाओं को शादी करने के अपने फैसले के बारे में आश्वस्त किया। ओके, विल सी डिटेल आंसर। ओके, डिटेल आंसर इज लोमाऊ डिसाइडेड टू गेट मैरिड एज ही couldn't stay unmarried for long. He was of age when he thought he must be leading a settled life. He also suffered from anxiety attacks and palpitation and needed someone to take care of him. Dear students, इसमें ये बताया गया है कि लोमाऊ ने शादी करने का फैसला किया क्योंकि वह लंबे समय तक अविवाहित नहीं रह सकता। वह उम्र का था, मतलब ज़्यादा एज का हो गया था जब उसने सोचा वह एक व्यवस्थित जीवन जी रहा होगा। वह चिंता के हमलों और धड़कन से पीड़ित था। उसकी देखभाल करने के लिए किसी की ज़रूरत थी। ओके, एंड नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर एफ। Briefly state how Matilda invite a dreadful life of necessity into her family. इसमें ये बताया गया है कि संक्षेप में बताएं कि कैसे मटिल्दा ने अपने परिवार में आवश्यकता का एक भयानक जीवन आमंत्रित किया। ओके, इसका डिटेल आंसर है Matilda always dreamed of a luxurious life and was not satisfied with her middle-class life. She longed to have riches. She invited misery upon herself when she borrowed her friend's necklace and lost it. Now the life became ill for the couple. They borrowed money to compensate the loss and consequently had to live a life full of hardship and struggle to pay back the loan. इसमें ये बताया गया है
कि मटिल्डा हमेशा एक शानदार जीवन का सपना देखती थी और अपने मध्यम वर्गीय जीवन से संतुष्ट नहीं थी। वह दौलत पाने की लालसा रखती थी। जब उसने अपनी सहेली का हार उधार लिया तो खो देने पर उसके ऊपर दुख का न्यौछावर कर दिया। अब दंपति की जिंदगी खराब हो गई। उन्होंने नुकसान के भरपाई के लिए पैसे उधार लिए और परिणाम स्वरूप ऋण चुकाने के लिए कठिनाई और संघर्ष से भरा जीवन जीना पड़ा। ओके, दिस इज द आंसर. I think you have understood. And now we'll see question number G. Okay. The hack driver successfully trapped the narrator in his web of words. Okay. So then क्वेश्चन में बोला गया है कि हैक ड्राइवर के कथावाचक को अपने शब्दों के जाल में सफलतापूर्वक फंसा लिया. ओके, now we'll see details answer. Okay, the lawyer was new to the town and the hack driver came across as a friendly, cheerful and an open person who impressed the lawyer with his sweet talks. The lawyer fully trusted him and did what he said. He never gave a chance to the lawyer to come to the front and ask about the offender. He was cunning man who outwits the narrator in the quest of help. इसमें ये बताया गया है कि वकील शहर में नया था और हैक ड्राइवर एक मिलनसार, हंसमुख और खुले व्यक्ति के रूप में सामने आया जिसने वकील को अपनी मीठी बातों से प्रभावित किया। वकील ने उस पर पूरा भरोसा किया और जो कहा वह किया। उन्होंने वकील को कभी सामने आकर अपराधी के बारे में पूछने का मौका नहीं दिया। वह एक चालाक आदमी था जो मदद की आड़ में कथाकार को पछाड़ देता था। ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 7. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 वर्ड्स ईच 4 मार्क्स. ओके, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसका 120 मार्क्स में आपको लिखना है आंसर. ओके, 4 मार्क्स के हैं. और क्वेश्चन नंबर ए, पेरेंट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन द upbringing of their children. Critically examine the parents of whole and a bright highlighting them impact on their children's lives. इसमें ये पूछा गया है कि माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. भोली और एम्ब्रॉयड के माता पिता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उसके बच्चों के जीवन पर उनके प्रभावों पर प्रकाश डालिए. ओके, सो द आंसर इज डिटेल. हम लेट्स सी आंसर. it is rightly said that home is the first school for a child and it paves the way for future success. Richard's mother was highly compensated, caring, understanding and supportive. She raised Richard alone and she always was like a companion to him. She was the one who developed him a curiosity and interest about interest about the world around him. He brought him books that inspired Richard. On the other hand, while parents were uneducated, blessed and uncaring,
the totally neglected. Bholi was a simple looking girl. They didn't believe in educating girls but sent Bholi to school to save themselves from embarrassment. Though they were prosperous enough, they never gave Bholi good clothes or food, and above all that, they decided to marry Bholi to Visambar, a man almost twice her age. But thanks to her teacher, Bholi was able to get education and could oppose all the wrongs done to her. Okay? It is evident from both the incident that parents really play a crucial role in the shaping the lives of their children. They are one who guide, motivate their children. ओके, इसमें ये बताया गया है कि घर बच्चों के लिए एक प्रथम पाठशाला होता है और यह भविष्य की सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करता है। रिचर्ड की माँ अत्यधिक दयालु, देखभाल करने वाली, समझदार, सहायक थी। उसने रिचर्ड को अकेले पाला। वह हमेशा के लिए उसके जिसने अपने आसपास की दुनिया के बारे में जिज्ञासा और रुचि विकसित की। वह उसके लिए ऐसी किताबें लाई जिससे रिचर्ड को प्रेरणा मिले। दूसरी ओर भोली के माता पिता अशिक्षित, पक्षपाती और लापरवाह थे। पूरी तरह से अपेक्षित भोली एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। वह लड़कियों को शिक्षित करने में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए भोली को स्कूल भेज देते थे। हालांकि वे कभी समृद्ध थे, उन्होंने कभी भी भोली को अच्छे कपड़े और भोजन नहीं दिए। इन सब से बढ़कर उन्होंने भोली की शादी विशंबर से करने का फैसला किया, जो उनसे लगभग दुगुनी उम्र का था। लेकिन अपने शिक्षक के धन्यवाद भोली शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम थी और अपने साथ की गई सभी गलतियों को विरोध करती थी। इन दोनों घटनाओं से हमें यह स्पष्ट है कि माता पिता वास्तव में अपने बच्चों के जीवन का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अपने बच्चे माता पिता का मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर बी, second question and last question. Pranjal and Ranveer discuss their next vacation destination. They shortlist Korg and Goa. Rajveer is keen to Korg and tries to convince Pranjal. Develop a conversation between the two based on your understanding of Glimpse India. इसमें प्रांजल और राजवीर अपने अगले छुट्टी गंतव्य पर चर्चा करते हैं। उन्होंने गोवा को शॉर्ट लिस्ट किया। राजवीर कुर्ग के लिए उत्सुक है और प्रांजल को समझाने की कोशिश करता है। भारत की झलक के बारे में अपनी साझा के आधार पर दोनों बातचीत में विकसित करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड this question very well. Okay, if you like to find more notification for my video, please subscribe my channel. Okay, and keep watching. I always I complete my sample paper. This is sample paper first completed, and I will also upload my second video for sample paper second, which will be very useful for you. Okay, thank you, have a nice day.